सभी को नमस्ते। मैं पवन कुमार। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान की इतिहास से जुड़ी हुई पुस्तक भारत और समकालीन विश्व है। इसका जो द्वितीय सेक्शन है जिसके अंदर जीविका, अर्थव्यवस्था और समाजों की बात आती है, तो उसी के संदर्भ में इस वीडियो के अंदर हम देख रहे हैं कि महायुद्धों के बीच में जो अर्थव्यवस्था किस प्रकार से प्रभावित कर रही थी और फर्स्ट वर्ल्ड वार जब चल रहा था तो उसके दौरान किस प्रकार से विभिन्न देशों के अंदर अर्थव्यवस्था के अंदर भूचाल आया। उसके बाद में तो ये जो युद्धों के बीच का जो दौर था, उस दौर के अंदर अर्थव्यवस्थाओं ने किस प्रकार से लोगों को माइग्रेट किया, लोगों को परेशान किया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर समझेंगे। तो हम वीडियो प्रारंभ करें इससे पहले निवेदन है कि जो भी साथी पहले से जुड़े हुए हैं सभी का शुक्रिया। नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले हुए। हम ऐसे वीडियो समय समय पर तैयार करके भेजने का प्रयास करते रहते हैं। पसंद आए तो सभी तक इसको शेयर करें, लाइक करें, आप अपना मूल्य कमेंट भी डालते रहें। चलिए हम बात कर लेते हैं किस प्रकार से महायुद्धों के इस दौर के अंदर इकोनॉमी। तो देखो, पहले वर्ल्ड वार की बात करते हैं तो पहला वर्ल्ड वार आपको पता है यूरोप के अंदर लड़ा गया था और उस समय ऐसा चल रहा था कि ये थोड़े दिन चलेगा, बाद में बंद हो जाएगा, लेकिन ये काफ़ी लंबा चल गया, काफ़ी लंबा चला। और इस लंबे चलने से क्या हुआ कि इकोनॉमी है ना काफ़ी डिस्टर्ब हो गई। और हम बात कर लें युद्धकालीन रूपांतरण की और किस प्रकार से घटनाएं घटती हैं, तो आप सभी को पता है 2 खेमे चल रहे थे वर्ल्ड वार के अंदर। 2 खेमों के अंदर एक तो खेमा जो मित्र राष्ट्रों का था, इसके अंदर आपके ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका, ये सारे कंट्री थे। और दूसरा जो खेमा था केंद्रीय शक्तियाँ, जिसके अंदर हम जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन साम्राज्य जो तुर्की का एरिया है, ये सारा इसके साथ था। तो प्रारंभ 1914 में हो रहा है और मान रहे थे कि जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 4 साल लग गए थे। 18 में ख़त्म होता है और इन 4 सालों के अंदर जिस प्रकार से जो BBC का वहाँ पर उन सभी देशों के अंदर और रिलेटेड जो देश थे सभी प्रभावित हो गए थे। तो ये युद्ध था जिस प्रकार से लड़ा गया, उस सिस्टम से पहले कोई युद्ध लड़ा नहीं गया था। इस वजह से इसके अंदर काफ़ी नुकसान हुआ और ये पहला टेक्निकल युद्ध था, यानी आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। बहुत सारे टेक्निक इसके अंदर लगी, मशीन गन, टैंक, हवाई जहाज़, रासायनिक हथियार, इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर काम में आ गई। पहले किसी युद्ध के अंदर कल्पना ही नहीं की थी ऐसी चीज़ें काम में भी आएंगी। तो ये सारी उस समय औद्योगिकरण हो चुका था, सारी चीज़ें हर कंट्री के अंदर अवेलेबल हो रही थी और उसी के ऊपर फोकस जा रहा था। देखो ये चित्र में दिखा रखा है, हथियारों की फैक्ट्री के अंदर ही काम चलते थे सारे। हर देश के अंदर हथियारों की फैक्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस था, क्योंकि सभी ये चाह रहे थे कि हम अगर युद्ध के अंदर जीत गए तो दूसरे देश के ऊपर प्रभावी हो जाएंगे। बहुत सारे सिपाहियों को भर्ती करना पड़ा, उन सिपाहियों को एक जगह से दूसरी जगह पर लाना ले जाना, जल पौधों में, रेलगाड़ियों में भर भर के मोर्चे पर पहुंचाते थे। बहुत सारे मारे गए, करीबन 90 लाख है, बताते हैं 90 लाख बहुत ज़्यादा संख्या होती है। 90 लाख लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग घायल होते हैं। बहुत विकट स्थितियाँ हुई, यानी काम करने वाले लोग बचे ही नहीं। इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि कामकाजी लोग तो बचे ही नहीं। और जब ऐसी स्थितियाँ आती हैं तो परिवार का लेवल पता ही आपको किस प्रकार से गिर जाएगा। तो परिवारों की स्थिति बहुत विकट हो गई। समाज का जो ढांचा है वो भी चेंज हो गया था, क्योंकि जब काम करने वाले लोग नहीं रहे तो महिलाएं घर से बाहर आई। उनको मर्दों के जो काम करने पड़ते, मर्दों के जो काम होते थे, पुरुषों के काम होते थे, उन कामों के लिए बाहर आना पड़ा। तो ये भी एक फैक्टर था कि महिलाएं पहली बार अगर इकोनॉमी से जुड़ती हैं तो वो वर्ल्ड वार के बाद में। और इसके साथ साथ में, यानी आप सभी को पता है कि ब्रिटेन स्टार्टिंग के अंदर सबसे मुखिया यानी ताकतवर कंट्री था, और लेकिन जब ख़त्म होते होते ये स्थिति आ गई कि ब्रिटेन के ऊपर अमेरिका का बहुत कर्जा हो गया। अमेरिका पावर के रूप में उभर के आया। अमेरिका कर्जदार की बजाय कर्जदाता देश बन गया। बहुत सारे देशों को कर्ज दिया, अब भी देता ही रहता है अमेरिका तो कर्ज, क्योंकि अमेरिका की शुरू से ही पॉलिसी इसी प्रकार से रही है। तो उस युद्ध के अंदर, यानी इस वर्ल्ड वार के अंदर, फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर सबसे ज़्यादा घाटा होता है तो किसको होता है? ब्रिटेन को होता है। और उसके बाद में ब्रिटेन की जो इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी को खड़ा करने के लिए उसने प्रयास भी किए हैं।
लेकिन उतने बेहतर नहीं हो पाए। ब्रिटेन का उस समय पूरे वर्ल्ड के अंदर, यानी बताते हैं कि ये जो स्टेटमेंट चलते हैं ना, ब्रिटेन का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, लेकिन इस वर्ल्ड वार ने उसको हिला के रख दिया। युद्ध के बाद में क्या होता है, यानी ब्रिटेन युद्ध से पहले सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, और युद्ध के बाद में क्या हुआ, ब्रिटेन को लंबा यानी बड़ा संकट होता है, लंबे समय तक जूझता रहा था। और भारत, जापान, ये जो इस तरह के कंट्री थे जो उसके अंडर में थे या स्वतंत्र थे, तो उन कंट्री ने धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना प्रारंभ किया। तो इनसे क्या हुआ, ब्रिटेन के ऊपर जो है अतिरिक्त मानसिक दबाव भी आया, क्योंकि बहुत सारे कंट्री उसके दबाव में थे, उनको आज़ाद करने का भी दबाव आया। और ब्रिटेन को अपने जो खर्चा हुआ था उन खर्चे की भरपाई के लिए बहुत सी जगह से कर्जा लेना पड़ा। यानी बताते हैं कि इसका परिणाम यह हो कि युद्ध खत्म होने तक ब्रिटेन भारी विदेशी कर्जे में दब चुका था, और साथ साथ में इकोनॉमी की स्थिति जो है विकट होती जा रही थी, उत्पादन गिर रहा था, बेरोजगारी बढ़ रही थी, क्योंकि युद्ध के अंदर बहुत ज़्यादा खर्चा हो चुका था। यानी बताते हैं कि 1921 में हर 5 में से एक ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था। बेरोजगारी की दर इतनी विकट आ चुकी थी। आज भी बेरोजगारी की दर बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बाद में, क्योंकि उस समय इतनी ज़्यादा टेक्निक नहीं थी, और उस टेक्निक के बाद में यानी ये स्थिति, यानी अल्प टेक्निक के अंदर लोगों को काम मिल गया था, लेकिन वर्ल्ड वार ने आते ही लोगों को जिस प्रकार से डिस्टर्ब कर दिया वो चीज़ अलग थी। एग्रीकल्चर की बात करें तो खेती के अंदर भी संकट की स्थिति आई। यानी जो खाद्यान्न था, खाद्यान्न उत्पादन वाली जो मेन चीज़ जिसके अंदर गेहूँ है, गेहूं के ऊपर ज़्यादा असर पड़ा। वहाँ तो गेहूं का उत्पादन कम हो गया, ज़्यादा उत्पादन यूरोप में होता था, वहाँ कम हो गया। अब उसकी पूर्ति करने के लिए, यानी यूरोप के अंदर बोले गेहूं का उत्पादन कम हो गया, तो आसपास के जो बड़े उत्पादक थे, यानी कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने बहुत ज़्यादा पैदा बढ़ा दी गेहूँ की, कि यूरोप में भेजो, गेहूँ खाएंगे वो सारा। तो इससे क्या हुआ कि इतना ज़्यादा उत्पादन कर दिया, यूरोप के अंदर गेहूँ की भरमार कर दी, भाव डाउन आ गए। तो भाव डाउन आ गए तो क्या हो गया, सीधी सी बात यह है कि किसान जो है संकट से बाहर ही नहीं निकल पाया। यूरोप का जो किसान है वो एकदम रसातल में चला गया, और धीरे धीरे क्या हुआ कि ये स्थिति और ज़्यादा विकट होती हुई। और अब हम देख लेते हैं बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। अब युद्ध के बाद बहुत सारी कंट्रियों ने अपने आप को पुनः खड़ा करने के लिए औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया। उसके अंदर सबसे मेन जो कंट्री था वो था अमेरिका। अमेरिका ने बहुत बड़े पैमाने पे इंडस्ट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, और बहुत सारे लोगों ने आगे आके ये काम प्रारंभ किया। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हेनरी फोर्ड का। जो आजकल फोर्ड कार चलती हैं, फोर्ड ट्रैक्टर, फोर्ड कार, ये इनका प्रणेता यानी इनका इंट्रोड्यूसर कौन था, हेनरी फोर्ड था। इसने जो कारों के उत्पादन के लिए प्रेरणा ली वो बूचड़खाने से ली। यानी बूचड़खाने में किस प्रकार से एक साइड में से जीवित पशु जाएगा, उसके बाद में उसका पूरा एकदम मांस तैयार करके उससे खाल अलग की जाएगी, मांस को तैयार अलग पैक करके डब्बों में पैक करके या पॉलीथीन के अंदर पैक करके जो क्रेता है उसके पास सीधा पहुंचाए। क्रेताओं की लाइन लगी हुई है, वो सीधे लेके जा रहे हैं। ये जो पैटर्न चलता था ये असेंबली लाइन, यानी लाइन से काम चलते जा रहे हैं, और ये एक बेल्ट के माध्यम से, यानी कन्वेयर बेल्ट लग गया, उस बेल्ट के ऊपर सारी चीज़ें चलती जा रही हैं। उसके बाद में अंत में एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो गया। फोर्ड को लगा कि ऐसा हम गाड़ियों में भी कर सकते हैं, तो फोर्ड ने ऐसी असेंबली लाइन के माध्यम से गाड़ी उत्पादन करने का काम प्रारंभ किया, और उसने उस बेल्ट के ऊपर लोगों को खड़ा कर दिया कि तेरे को यहाँ पर ये नट लगाना, तेरे को यहाँ पर ये स्टीयरिंग लगाना, तेरे को गियर लगाना है, तेरे को कलर करना। लास्ट में फाइनल तैयार हो गए, यानी एकदम कंप्लीट प्रोडक्ट के रूप में वो कार जब बाहर जाती है तो वो पैटर्न अच्छा लगा उसको। उस पैटर्न को उसने मूर्त रूप देने के लिए सभी मजदूरों को इस सिस्टम के अंदर ढाला और किया। बड़ी समस्याएं थी, लेकिन अब मजदूर के सामने से इतनी फास्टली वो बेल्ट गुजरेगा, उसके ऊपर उसको पुर्जा लगाना है, वो बात करता रहा या और किसी काम में व्यस्त हो गया तो वो बेल्ट आगे निकल गया, वो पुर्जा लगा नहीं। तो इसके अंदर क्या हुआ, बहुत समस्याएं आई, और उसके बीच में भी काम यानी हुआ कुछ, यानी नए पैटर्न के ऊपर स्पीडली काम हुआ,
और ये देखो एक यहाँ चित्र दे रखा है, इसके अंदर ये जो गाड़ियाँ खड़ी रखी इतनी स्पीड से गाड़ियाँ बढ़ाई। ये टी मॉडल नाम की कार पहली बार इस पैटर्न के ऊपर तैयार करके हेनरी फोर्ड ने बाजार के अंदर भेज दी। मजदूरों को समस्या आई कि यार इस पे काम तो नहीं होगा। फोर्ड ने क्या किया, पैसे बढ़ा दिए। बोले डॉलर यानी पहले जो मिलता था ना वो यानी 1914 से वेतन दोगुना करके $5 प्रतिदिन कर दिया। बताओ उस जमाने के अंदर ये स्थिति, यानी ये जब बात है 1920 के अंदर, 1914 के अंदर किसी व्यक्ति को अगर मान लीजिए $2 मिलते थे, बाद में बढ़ा के $5 कर दिया, बहुत ज़्यादा वेतन है। और ट्रेड यूनियनों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। इससे मजदूरों को लगा कि पैसा ठीक मिल रहा है, काम कर लेंगे हम और ज़्यादा व्यवस्थित हो जाएंगे, अनुशासित हो जाएंगे। तो फोर्ड ने काम किया, मजदूरों ने काम किया, मेहनत रंग लाई और इस मामले में अमेरिका अग्रणी हो गया। इसी पैटर्न को अन्य फैक्ट्रियों ने भी अपनाया और धीरे धीरे करके यानी अमेरिका एक मॉडल के रूप में, यानी कुल मिला के इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारे चीज़ें कम लागत पर बहुत ज़्यादा बना दी गई। और बताते हैं देखो 1919 में अमेरिका के अंदर 20 लाख कार बनती थी, जो 1929 में 50 लाख के ऊपर हो गई थी। और बाद में अन्य चीज़ें, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे आने लगी। पैसा नहीं था तो कर्जे के ऊपर कि जब किस्तों के अंदर दे देना, आप चीज़ें खरीदो। ये चीज़ आके क्या हुआ, धीरे धीरे इकोनॉमी को सिस्टेमेटिक बनाने का प्रयास किया हुआ। कुछ आमदनी बढ़ी भी, रोजगार भी बढ़ी। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये स्थिति ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई, क्योंकि अमेरिका के अंदर तो ठीक चल रहा था। लेकिन 1929 तक आते आते एक नया झमेला खड़ा हो गया, ये महामंदी का दौर आया। इस महामंदी के अंदर क्या हुआ, मंदी ये 20 यानी 18 में युद्ध खत्म होता है और करीबन 28 तक अच्छी स्थिति चलती है। लेकिन 29 और उसके साथ साथ 28 के एंड के अंदर स्थितियां धीरे धीरे विकट होती जाती हैं, क्योंकि कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया था। कर्जा ज़्यादा हो गया था, उत्पादन ज़्यादा नहीं हो रहा था, रोजगार ज़्यादा नहीं मिल रहा था, आय ज़्यादा नहीं बढ़ रही थी, व्यापार भी ज़्यादा नहीं बढ़ रहा था। तो कुल मिला के क्या हुआ कि हर जगह एक मायूसी झलकने लगी। और स्पेशली किसमें, कृषि क्षेत्र और समुदायों के अंदर, इनके अंदर तो बुरा असर पड़ा। ये उस औद्योगिकरण के साथ एडजस्ट नहीं हो पाए और यहाँ से मंदी प्रारंभ होती है। स्पेशली मंदी प्रारंभ होती कृषि उत्पादों कि इनकी कीमत तो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, इनकी सामान को खरीदने वाला ही नहीं था। किसानों की आमदनी बहुत ज़्यादा घट गई और इनका माल जो है, क्योंकि उस ज़माने में माल किस रूप पैटर्न पे तैयार करते थे कि बाहर भेजा जाएगा और उससे हमको कुछ मिलेगा। तो ये चीज़ जो है धीरे धीरे क्या हुआ, उतनी बेहतर नहीं हो पाई, क्योंकि फैक्ट्रियों के अंदर उत्पादन उतना नहीं हो रहा था। किसानों ने उत्पादन भी बढ़ाया, लेकिन उनको उसका वाजिब दाम नहीं मिला, खरीदार नहीं मिले, तो खरीदारों के अभाव में वो उपज जो है पड़ी पड़ी सड़ गई। तो स्थिति तो धीरे धीरे विकट होनी। दूसरा जो फैक्टर देखते हैं, उस समय अमेरिका का कर्जा बहुत से देशों के ऊपर चढ़ा हुआ था और कर्जा ज़्यादा चढ़ गया। तो अब सीधी सी बात यह है कि बाद में अमेरिका ने भी हाथ ऊपर खड़े कर लिए, अमेरिका के उद्योगपतियों ने भी हाथ ऊपर खड़े कर लिए कि इतना सारा कर्जा पहले से है, अब हम और इन्वेस्ट करेंगे तो क्या पता आएगा कि नहीं आएगा। तो इस स्थिति के अंदर भी क्या हुआ कि बाहर एक नेगेटिविटी प्रारंभ हो गई और उसी के साथ साथ ये धीरे धीरे क्या हुआ, ये महामंदी जो है सभी जगह फैलने लगी। बड़े बड़े बैंक, यानी बड़े बड़े बैंक धाराशायी हो गए, यानी कई देशों की मुद्रा के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट आई। लैटिन अमेरिका और अन्य स्थानों पर कृषि और कच्चे माल की कीमतें तेजी से लुढ़कने लगी। अमेरिकी सरकार ने इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों पर 2 गुना सीमा शुल्क लगा दिया। अब इससे तो और भी कमर टूट गई फिर व्यापार की। कुल मिला के क्या हुआ कि व्यापार जो है एकदम से बंद हो गया, लोगों को बेरोजगारी भत्ता देना पड़ा। देखो ये लोग लाइन में लगे हुए हैं, ये बात है 1938 की। इतना ज़्यादा बेरोजगारी भत्ता उस ज़माने में अमेरिका जब बांट रहा था, अब तो इंडिया के अंदर इतना बेरोजगारी भत्ता बढ़ जाए तो वाह वाह है, लेकिन अभी नहीं हो रहा। हम उनकी बराबरी करने में बहुत समय लग जाएगा। कुल मिला के मंदी का जो दौर था ये धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड को जकड़े अपने गिरफ्त में लेने लगा और स्थितियाँ जो हैं इतनी विकट हुई, बहुत सारे बैंक दिवालिया हो गए, बहुत सारे बंद हो गए। बताते हैं देखो इसके अंदर दे रखा है कि करीबन 4000 से ज़्यादा बैंक बंद हो गए और करीबन 1,10,000 के आसपास फैक्ट्रियां जो है वो चौपट हो गई।
तो इतनी विकट स्थिति के अंदर भारत कैसे बचा होगा? भारत तो उस समय पता ही आपको अंग्रेजों के अधीन था, लेकिन इकोनॉमी भारत की जो है वो एकीकृत हो चुकी थी, यानी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ वो कोऑर्डिनेट हो चुकी थी। तो उस कोऑर्डिनेशन में भारत भी इससे बच नहीं पाता था। भारत एक्चुअल में क्या करता था, कृषि उत्पाद जो थे यानी एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट थे उनका निर्यात करता था, कच्चा माल और तैयार माल आता था। ये दो ही काम होते थे, बाकी फैक्ट्रियाँ वगैरह तो थी नहीं यहाँ ज़्यादा। तो इस दौर में यानी 28 से 34 के बीच की बात करें तो आयात निर्यात बहुत ज़्यादा घट चुका था। और अगर गेहूं की बात करें तो करीबन गेहूं का जो कीमत थी वो 50% गिर गई थी। किसानों की हालत कितनी ज़्यादा गिरी खराब हुई होगी। और बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट तो लगान लेना बंद नहीं किया, लेकिन लगान वसूलने में छूट देने से साफ इनकार कर दिया। और इससे तो क्या होगा, काश्तकारों की हालत और ज़्यादा खराब हो गई। जैसे बंगाल का एग्जाम्पल लिया, बंगाल के अंदर जूट का उत्पादन होता था और जूट का उत्पादन, जूट को घर तो रखते ही नहीं थे, जूट से क्या बनता था, बोरियां बनती थी। अब इनका टाट का निर्यात बंद हो गया तो कुल मिला के क्या हो गया कि कच्चे पटसन की कीमत 60% से ज़्यादा गिर गई। किसानों की तो हालत ख़राब हो गई, कर्ज में डूब गए। तो ये स्थिति जो है यानी महामंदी की स्थिति भारत को भी काफ़ी परेशान किया और भारत इससे अछूता नहीं रहा। लेकिन कुल मिला के उस ज़माने में यानी जो महाशक्तियाँ थी अमेरिका, ब्रिटेन, जितना उनको नुकसान हुआ उतना इंडिया को तो शायद नहीं हुआ। लेकिन कुल मिला के भारत ने फिर भी अपने आप को सरवाइव किया। और शहरों की बात करें तो शहर के लोग बाग ठीक रहे, क्योंकि उनके पास काम धंधा था, ठीक से रोजगार था, क्योंकि वो खेती बाड़ी से अटैचमेंट था नहीं। भारत से उस ज़माने में सोने का निर्यात प्रारंभ हुआ और इस सोने के निर्यात ने ब्रिटेन की दशा को भी सुधार दिया और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी एक नई ऊर्जा दी। और इसी यानी लोग बताते हैं कि भारत से सोने का निर्यात प्रारंभ किया था यानी अंग्रेजों ने, उसी के बदौलत धीरे धीरे वर्ल्ड इकोनॉमी पटरी पे आई और धीरे धीरे ये क्या है स्थितियाँ सुधरी। उसी दौर में गांधी जी का सविनय अवज्ञा भी चल पड़ा था। और सविनय अवज्ञा पता है आपको, सिविल नाफरमानी। सविनय अवज्ञा पर हमने बहुत सारी वीडियो बनाती है, वो देख लेना आप। इसकी प्लेलिस्ट बना रखी, उसमें सभी वीडियो डाल रखे, उनको देखना आप। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में डालें। तो ये महामंदी की बात थी। शहरों की बात करें तो शहरों के अंदर स्थिति ज़्यादा खराब नहीं थी। सीधी सी बात यह है, शहर के लोगों के पास काम धंधा था, उनके पास एक फिक्स रोजगार था, वो सारी चीज़ें जो है उनके फायदेमंद रही। तो दोस्तों ये वीडियो जो था इसके अंदर हमने प्रयास किया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में किस प्रकार से इकोनॉमी विभिन्न भागों में, विश्व के विभिन्न भागों में लोगों को प्रभावित कर रही थी, लोगों को माइग्रेट किया, किस प्रकार से एक वर्ग ने दूसरे वर्ग को प्रभावित किया, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर समझी। आगामी समय में हम किसी अन्य वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक शुक्रिया। आप से एक निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी हमारा वीडियो तैयार हो जल्द आप तक पहुँच जाए। पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।